हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, एजुकेशन के बारे में यानी शिक्षा के बारे में देख लिया था, उसके अर्थ परिभाषाएं वगैरह भी देख ली थी, शिक्षक के लिए क्या महत्व है इसके बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद शिक्षण के बारे में देख लिया था। अब शिक्षण के चरण यानी स्टेप्स ऑफ टीचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। इसके अलावा बीएड और एमएड की थ्योरी अगर आप तैयार करें तो भी आप इससे नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली जटिल प्रक्रिया है, अतः इसे विद्यार्थियों के अधिगम स्तर तक सफल बनाने के लिए एक चरणबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक चरण होना चाहिए शिक्षण का। ऐसे नहीं कि कोई भी टीचर गया क्लास में जा करके और कुछ भी पढ़ा करके चला आया, उसको नहीं पता है कि बच्चों के लिए वो उपयोगी है या नहीं, उसने जो पढ़ाया है उससे बच्चों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं, उसने कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किए हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जो जैक्सन है उन्होंने शिक्षण के चरणों को 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो पूर्व क्रियात्मक चरण होता है, दूसरा क्रियात्मक या प्रयोगात्मक चरण, और तीसरा पराक्रियात्मक या मूल्यांकन चरण होता है। ठीक है, यानी कि प्री टीचिंग फेस होता है, इंटर टीचिंग फेस होता है या एक्सपेरिमेंटल फेस, और फिर पोस्ट टीचिंग फेस या फिर इसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व क्रियात्मक चरण में क्या होता है, इस शिक्षण को नियोजन संबंधी चरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पूर्व से समझ में आ रहा है कि जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाए, उसके पहले से वो योजना बना लेता है कि मुझे आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से छात्रों की वो जो टॉपिक है जिसको पढ़ाना है उसको पढ़ने के लिए जो है उन्हें अभिप्रेरित किया जाए, उनमें रुचि जागृत की जाए। जो पर्टिकुलर टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ करूँ, कौन सी सहायक सामग्री का या कौन सी तकनीकों का प्रयोग करूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर लेता है। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती, मतलब शिक्षक जो है वो क्लास में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों की तैयारी करता है। तो पहला है उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है वो उद्देश्यों का निर्माण करता है कि जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इन उद्देश्यों का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इससे शिक्षण को एक दिशा जो है मिलती है, पढ़ाने को एक दिशा मिलती है कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो छात्रों में ये व्यवहार परिवर्तन आएगा। फिर है विषय वस्तु का निर्णय करना। ठीक है, यानी कि कक्षा में जो पढ़ाने जाना है, ठीक है, उस विषय वस्तु का निर्धारण कर लेना या निर्णय कर लेना कि ये विषय वस्तु आज पढ़ानी है हमें क्लास में बच्चों को। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो एक शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए। छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं। ठीक, क्या आवश्यकता है, क्यों ये छात्रों को पढ़ना चाहिए, उनका प्रविष्ट व्यवहार और उनका निकास व्यवहार, यानी कि उस टॉपिक को पढ़ने के पहले उन्हें कितनी नॉलेज थी और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उन्हें उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज हो गई। ठीक है, यानी कि उनका पहले का व्यवहार क्या था और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया वो क्या था, वो कितना परिवर्तन आया, कितना उन्होंने सीखा। छात्रों के लिए उपयुक्त अभिप्रेरणा का स्तर, किस तरह से उन्हें अभिप्रेरित करें उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, उनमें रुचि जागृत करें। विषय वस्तु एवं छात्रों के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियां और तकनीकें, कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट रहेगी जिससे छात्र ज़्यादा अच्छे से सीख सके, उस चीज़ को समझ सके, कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग करें जिससे छात्र उस चीज़ को या उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो ये क्लास में पढ़ाने जाने से पूर्व शिक्षक को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर विषय वस्तु का क्रमबद्धीकरण। ठीक है, मतलब उसे मनोवैज्ञानिक और तार्किक रूप में क्रमबद्ध करना। ऐसा नहीं कि पहले आपने कठिन चीज़ें बता दी, छात्रों को समझ में ही नहीं आ रहा, फिर आपने सरल चीज़ बताई, नहीं, सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब इस तरीके का ध्यान रखना है आपको। मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम में इस तरीके से एक क्रमबद्ध रूप में अरेंज करना है। ठीक है, जिससे छात्र आसानी से उस चीज़ को समझ सके। ठीक, फिर शिक्षण विधियों और प्रविधियों का विभाजन, जाहिर सी बात है। ठीक है, कब किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, जैसे कोई ऐसी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहाँ पे लेक्चर मेथड का यूज़ है तो आप लेक्चर मेथड यूज़ करें। फिर वहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई एक वर्ड आता है, कोई टॉपिक आता है, टॉपिक के अंदर कुछ भी ऐसी हेडिंग आती है जहाँ पर आपको प्रदर्शन विधि यानी कि उनको चार्ट वगैरह से समझाना है तो वहाँ पर चार्ट का आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो कहने का मतलब है समय समय पर कब आपको किस शिक्षण विधि और प्रविधि का यूज़ करना है, किस टॉपिक
टॉपिक को, किस हेडिंग को पढ़ाने में, उसका भी विभाजन एक शिक्षण को कक्षा में जाने से पहले करना होता है। ठीक, तो ये पहला चरण हो गया। फिर दूसरा चरण होता है क्रियात्मक क्रियान्विति या फिर प्रयोगात्मक चरण भी कहते हैं इसको। इसमें वो सारी गतिविधियां होती हैं जो कि एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश से लेकर विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की समाप्ति तक करता है। यानी क्लास में होने वाली जो संपूर्ण गतिविधि होती है जो एक शिक्षक प्रयोग करता है, ठीक है, और पढ़ाता है छात्रों को, वो सब सेकेंड फेज में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह चरण तकनीकी शब्दावली की व्याख्या, संदेहों का निवारण और नई सूचना, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में व्याख्या देता है, उसको समझाता है। ठीक है, बच्चों के प्रश्नों की या जो भी उनके जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करता है, उनका उत्तर देता है, नई नई सूचनाएं जो बच्चों को जानकारी है वो प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इनमें क्या क्या आता है, कक्षा का अनुमान लगाना। कक्ष में प्रवेश करने के कुछ ही पलों में जो है शिक्षक कक्षा में उपस्थित छात्रों के बारे में कौन से बालक हैं जो कि शिक्षण में सहायक हो सकते हैं, यानी कि अच्छे से जो वो बताएंगे वो उसको पढ़ेंगे, और कौन से बालक हैं जो बाधा पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कुछ उद्दंड तरह के जो है बालक होते हैं। इसके साथ ही बालक भी शिक्षक को देखकर उनके व्यक्तित्व का अनुमान लगा रहे थे। आप अपनी ढीली ढाली पर्सनैलिटी रखेंगे क्लास में तो बच्चे भी आपको वो महत्व नहीं देंगे। ठीक, तो एक शिक्षक को भी एक आदर्श पर्सनैलिटी, एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ में कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे जो है उनसे प्रश्नों का उत्तर भी जो है पूछे, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि मतलब आपका खुद का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बच्चों को प्रभावित ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ आपको कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं का निदान, यानी जो शिक्षक कक्षा में उपस्थित छात्रों को देखकर विभिन्न तकनीकों से उनकी जो भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, शैक्षिक स्तर है, इनका निदान करता है, मतलब जानना। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, छात्रों के निदान के उपरांत जो अध्यापक है वो विषय वस्तु का छात्रों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करता है। जो भी टॉपिक उसे पढ़ाना है वो उसको पढ़ाता है, और इस प्रस्तुतिकरण के दौरान क्या होता है, शिक्षक और छात्र में अंतःक्रिया चलती रहती है। शिक्षक समझाता है, जैसे हाँ हूँ करना, ब्लैक बोर्ड में लिखना, बच्चों का लिखना समझना। ठीक है, कुछ होते हैं जो बोल करके होते हैं, शाब्दिक अंतःक्रिया होती है, कुछ अशाब्दिक होती है, जैसे कि सर को हिलाना। इससे मतलब समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की अंतःक्रिया चलती रहती है। प्रश्नोत्तर होना, ठीक है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, शिक्षक आंसर दे रहा है, शिक्षक पूछ रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो इस तरीके की अंतःक्रिया चलती रहती है। और इसके आधार पर जो है पुनर्बलन और पुनर्बलन वगैरह भी दिया जाता है। पुनर्बलन देने से क्या होता है कि छात्र जो है वो जब आप शाबाशी देते हैं या उन्हें रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, तो पुनर्बलन भी जो है आपकी अंतःक्रिया के अंतर्गत आ जाती है, जो कि शिक्षक और छात्र के मध्य होती है। फिर उसके बाद लास्ट फेज़ हो जाता है। अब देखो, शिक्षक ने योजना भी बना ली पहले फेज़ में, दूसरे फेज़ में उसने क्लास में आकर पढ़ा दिया। अब लास्ट फेज़ क्या होता है, पराक्रियात्मक या मूल्यांकन, कि जो उसने योजना बनाई थी वो किस हद तक सफल हुई है या नहीं, जो उसने क्लास में पढ़ाया है बच्चे उस चीज़ को सीख पाए हैं या नहीं सीखे हैं, तो कितना सीखे हैं। ठीक, तो ये लास्ट चरण में होता है। प्रयोगात्मक चरण की समाप्ति के साथ ही शिक्षक शिक्षण की सफलता एवं प्रभावशीलता की जांच करता है कि जो शिक्षण कार्य हुआ है वो कितना सफल हुआ और कितना प्रभावशाली रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रश्न पूछना, ठीक है, इससे समझ में आ जाता है, या अन्य तरीके होते हैं टेस्ट लेना छात्रों का। इससे क्या होता है, जैसे उसने एक टॉपिक पढ़ाया, प्रश्न पूछ लिया या फिर टेस्ट ले लिया, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, तो अगर बच्चों ने अच्छे से उस चीज़ को सीख लिया तो प्रश्न के उत्तर दे देंगे। इससे शिक्षक समझ जाएगा कि उसने जो पढ़ाया है वो कार्य सफल हुआ है। इसमें क्या क्या हो जाता है, शिक्षण द्वारा उत्पन्न परिवर्तन के सटीक क्षेत्रों को परिभाषित करना, यानी शिक्षक छात्रों के प्रविष्ट व्यवहार और निकास व्यवहार की जांच करके ये पता लगा सकता है कि छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं। यानी कि किसी भी टॉपिक का छात्र को, जो टॉपिक को पढ़ाने जा रहा है छात्र को, उसकी पहले कितनी नॉलेज थी, और जब उसने टॉपिक पढ़ा दिया तो उसकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद समुचित जांच परख युक्तियों का चयन, यानी कि शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तन को मापने के लिए कई युक्तियों का चयन कर सकते हैं जो कि वैध और विश्वसनीय हो। ठीक है, जैसे कि आपने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे दिए या कुछ मतलब टेस्ट कंडक्ट करा दिया, ठीक है, जो कि वैध और विश्वसनीय, इससे आप जान सकते हैं कि छात्रों के व्यवहार में कितना क्या परिवर्तन आया है।
प्रतिविधियों में परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों का संकलन, यानी कि शिक्षक प्रयोगात्मक चरण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों, अनुदेशन प्रक्रियाओं, विधियों के पक्षों के साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही जाना जाता है कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं, और इसके साथ साथ ये भी जाना जाता है कि शिक्षक ने छात्रों का सही से निदान किया है या नहीं किया है। तो ये 3 चरण होते हैं किसी भी शिक्षण कार्य के। ठीक है, यानी कि कक्षा में जाने से पहले जो शिक्षक तैयारी करता है, योजनाएं बनाता है, उसके बाद जब शिक्षक कक्षा में पहुंच जाता है तो शिक्षक और छात्र के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है, शिक्षण कार्य होता है, और उसके बाद जो लास्ट चरण होता है कि शिक्षण कार्य कितना सफल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण के चरण का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड एमएड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेट एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पीजीटी एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, नेट एजुकेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कुल मिलाकर के अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, एक बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में और शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं और बाल मनोविज्ञान के बारे में, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे शिक्षक वास्तव में बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप बीएड या एमएड का कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस का अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमएड की डिसर्टेशन फाइल या रिसर्च फाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस वीडियो की इस टॉपिक की थ्योरी प्रोवाइड करा दूँ। इसके अलावा अगर आपको बीएड एमएड या फिर नेट से एजुकेशन से रिलेटेड किसी बुक के बारे में जानना है, कौन सी बेटर बुक है उनके बारे में जानना है, बुक्स के राइटर्स के बारे में जानना है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।